एक दफा का किस्सा है कि एक शख्स को दुबई से बरतानिया 3 लाख पाउंड ले जाने थे। अगर वो 3 लाख पाउंड कैश रख के ले जाता तो वो मुश्किल में पड़ जाता एयरपोर्ट के अंदर। क्या पैसा कहां से लाए हो, किसका है, कैसे, क्यों, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते। उसने क्या किया, उसने एक महंगी घड़ी खरीदी, अपने हाथ पे सजाई और वो घड़ी पहन के जहाज में बैठ गया, जिसकी कीमत को 3.5 लाख पाउंड के करीब थी। और जब वो लंदन पहुंचता है तो उसको उसी घड़ी के और ज्यादा पैसे मिल जाते, क्योंकि वो मॉडल लंदन में शॉर्ट था, दुबई में उसका अवेलेबल था। तो घड़ियों के जरिए बड़ी बड़ी रकूम की मुंतकली दुनिया भर में लोग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, पैसे को छुपाने के लिए और भी बहुत सारी वजूहात के लिए। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में घड़ियां हमेशा खबरों में रही हैं। अब ये इमरान खान की तोशाखाना वाली घड़ी, जिसके लिए उमर फारूक जहूर साहब कहते हैं कि उन्होंने $20 लाख दिए, $2 मिलियन फरा साहिबा को, यानी 50 करोड़ से ऊपर की घड़ी। अंदाजा कीजिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के जो एलीट हैं, जो सियासतदान, अशराफिया, खासतौर पे जिनका ताल्लुक मौरूसी सियासत से है, जिनके वालिद वजीर आजम हो, जिस तरह हम जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो आजकल तो चेयरमैन सेनेट हैं, साबिक वजीर आजम है। नाहल अदालत ने उनको इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने स्विस हुक्काम को खत नहीं लिखा था कि वो स्विस अकाउंट्स में रखा हुआ काला धन पाकिस्तानियों का आम करें, सबको बताएं, लेकिन उनको फिर नाहल कर दिया गया। आज खबर यह आई है कि उनके साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी, जो स्पेन में घूम रहे थे, बार्सिलोना में घूम रहे थे, और उन्होंने सोचा ये पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये तो दुनिया का तरक्की याफ्ता हिस्सा है, यहां तो मैं महफूज हूं। और उन्होंने अपने हाथ पे सजाई हुई थी तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए की घड़ी, जिसकी कीमत बताई गई है कोई 56,000 यूरो, गोल्ड प्लेटेड थी। और फिर वो आके वहां पे गन पॉइंट से उनके और उनके दोस्तों से सारा सामान ले गए, मोबाइल फोन भी ले गए, घड़ियां भी ले गए। और फिर घड़ी इतनी महंगी थी कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। और फिर एक बयान भी सामने आया, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 13 साल पहले ली थी, उस वक्त कीमत कम थी, अब कीमत बढ़ गई। लेकिन यहां पे जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अरबाब साहब से डिस्कस करना चाहता हूं, कि पाकिस्तान में एक बड़ा खतरनाक कैपिटलिस्टिक मुआशी निजाम है, जिसमें रईस रईसतर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ज्यादा लोग, जो पाकिस्तान की आबादी का आधे से करीब हिस्सा है, आधे से ज्यादा हिस्सा है, वो 2 वक्त की रोटी से महरूम है। 12 करोड़ के करीब ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं जिंदगी में। अरबाब साहब, क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा सर, कि गरीबों की तादाद में इजाफा होता रहे और रईसों की गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड वॉचेस में इजाफा होता रहे? क्या वो दिन आएगा कि जब गुर्बत में कमी आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर, जर की तकसीम के ऊपर भी हुकूमत की तवज्जो आएगी, या फिर हम इसी तरह जीते रहेंगे इस मुल्क के अंदर? अरबाब साहब देखिए, जो तो साहब ये आपने घड़ी की बहस छेड़ दी है, तो मेरे ख्याल में इससे हमारे जो पीठ होते हैं वो नाराज भी होते हैं कि घड़ियों का जिक्र मत किया करे। लेकिन चले, अभी आपने छेड़ दी है तो मैं आपको जरा घड़ी की हकीकत। आपके पास महंगी घड़ी कौन सी है अरबाब साहब? मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं। जो तो साहब, मैंने कभी जिंदगी में घड़ी पहनी ही नहीं है। लेकिन आप घड़ी की जिक्र कर रहे हैं तो मेरे ऐसे दोस्त अहबाब है जो कि सियासतदान नहीं है, ना ही सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक है। ये 2-3 करोड़ की घड़ियां तो वो भी पहने हुए होते हैं। आजकल तो मेरे ख्याल में ऐसे हमारे पिशावर में ऐसे दुकानदारों की मैं बात करूंगा, उनके साथ भी ये घड़ियां होती है, उनकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। तो आजकल तो मेरे ख्याल में ये कोई खास बात नहीं है जिससे इतना बड़ा हुआ वेला बना हुआ है कि अब्दुल कादर ने जो है तो उनकी घड़ी करोड़ या 2 करोड़ की होगी। ये इतनी खास बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में जहां तक आपकी बाकी वो गुर्बत की बात है, तो मेरे जो अपना मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर पिशावर की मैं बात करूंगा। यहाँ पर हम अक्सर पहले हम एक ऐलान करते थे गांव में, मस्जिदों में, कि यार आए, ये इधर एक चीनी की कीमत बढ़ गई है, यहाँ पर रोटी की कीमत बढ़ गई है, या यहाँ पे पेट्रोल महंगा हो गया है, इस तरह की, या बिजली की कीमत बढ़ गई है। तो लोग निकल आते थे हमारे साथ, हम जलसे जुलूस करते थे, रोड ब्लॉक कर लेते। आजकल आप यकीन जाने कि हम ऐलानात करते थक गए हैं, लोगों को कोई नहीं निकल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि कोई गरीब नहीं है इस मुल्क में। मुझे तो कोई गरीब नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये गरीब होते तो अपने हक के लिए तो ये बाहर निकलते ना, कोई नहीं निकलता है। और बाकी जो है तो बाकी मुल्क के जो हालात है तो वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 साल हमें, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम ही में मैंने कहा था कि हमें 1 साल और जो है वो जरा अल्लाह करे आपको 1 साल नहीं सर 10 साल और मिले, लेकिन सबको बराबर का रईस कर दें। आपने कहा गुर्बत तो कम ही है, सबके पास ही है। नहीं, ये घड़ियां तो हर किसी के साथ, वो मेरे पास नहीं है ना, आपने मुझे दिलवानी है 1 साल के बाद, जब मुआशी हालात अच्छे हो जाएंगे। खैर आगे मोहम्मद साहब का भी मैं इस पर जवाब जानूं। मोहम्मद साहब, अब्दुल कादिर गिलानी साहब की 2 करोड़ की घड़ी स्पेन बार्सिलोना में चोरी हो जाती है, गोल्ड प्लेटेड 53,000 यूरो की।
क्या ये आम सी बात है सर, हर किसी के हाथ में 1-2 करोड़ की रोलेक्स होना, गोल्ड प्लेटेड घड़ी होना पाकिस्तान में, ये आम सी बात है आपकी नजर में मोहम्मद साहब? अंग्रेजी में कहते हैं इजी कम इजी गो, ठीक है। अच्छा देखिए, एज फार एज यू कैन जस्टिफाई योर इनकम, योर टैक्स, आप उसका जो मनी ट्रेल है वो दे सकते हो, उसके ऊपर टैक्स दिया जाता हो, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इस्लाम आपको क्या हिदायत देता है वो अपनी जगह पे, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। एज अ प्रिंसिपल ये है कि अगर आप अपने सारे लवाजमात जो खासतौर पर, मैं इस्लाम को फिलहाल हटा देता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल ये कहता हूँ कि अगर आप अपने मनी ट्रेल सही बता सकते हैं, आप अपनी इनकम को सही डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स सही दे रहे हैं, आप किस तरीके से आपकी ग्रोथ हुई है, अगर वो सारी चीजें आप बता सकते हैं, तो फिर इसमें 2 करोड़ और 3 करोड़ अल्लाह आपको नसीब करे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब जैसे 2008 और 2013 के दरमियान में पूरा पाकिस्तान की जो बिजनेस वैल्यू है वो नीचे जा रहा था, लेकिन 2 ग्रुप है, इन दोनों ने इतना ज्यादा कमाया है जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। मतलब सारे बिजनेसेस एक तरफ थे और ये 2 बैंक्स में, और ये एक बिजनेस ग्रुप अलग था। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो बहुत सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। ये जस्टिफिकेशन, ये सारी चीजें क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये एक सिंपल सी बात है कि इसके बाद है। नंबर 2, अगर मैं बाहर प्रॉपर्टी बनाता हूँ, जहाँ मर्जी बनाऊँ, मैं वन हाइट पार्क लेता हूँ या जो भी है ये हेवन फील्ड लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए एज फार एज मेरा मनी ट्रेल ठीक हो। मुझे पता हो कि यार इसमें से जितने पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनकी ग्रोथ जब से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, उनकी ग्रोथ प्रोपोर्शनल है टू देयर बिजनेस, प्रोपोर्शनल है टू देयर इनकम, प्रोपोर्शनल है टू देयर टैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल नहीं है, एक आदमी है वो आगे कहते हैं कि यार मेरे वाले साहब तो स्कूटर में थे और वो कोई बिजनेस भी नहीं करता, और एकदम उसके पास चीजें आ जाती हैं, मेरा सवाल उठना शुरू हो जाता है। एक आदमी है जो साइकिल से होता था और छोटा सा अकाउंट करता था। सर अगर आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के डेटा निकाल लें तो देखेंगे वो नौकरी पर लगने से पहले कितने असासे थे, नौकरी के लगने के बाद वो पोर्चुगल में एसेट्स कैसे बने। देखिए अभी मैं वापस आपकी एक कलीग है मालिक साहब, उन्होंने जो बातें बताई हैं कि 500 के करीब बंदों को पकड़ेंगे और पता नहीं कितने हजार अरब रुपए की बात कर रहे हैं कि पहले 500 अरब रुपए वो पकड़ेंगे और उसके बाद बाकी 2000 अरब रुपए मीन 2 खरब रुपए का वो है। अब ये एक चीज है, उसके बाद जो आपको बाकी चीजें बता रहे हैं, अब ये सारी चीजें देखिए ब्यूरोक्रेसी बगैर पॉलिटिशियन के और पॉलिटिशियन बगैर ब्यूरोक्रेसी के ये चोरियां नहीं कर सकते। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं इन चीजों में। इस जगह पे हमें चेक करना पड़ेगा। फिर मुझे एक बात बताएं, आपने खुद बता दिया कि यार तुम 10 अरब रुपए की चोरी करो, फिर प्ली बार्गेन कर दो, 6 अरब रुपए वापस कर दो और 4 अरब रुपए रख लो। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे इंसेंटिव दे रहे कि यार तुम 4 अरब की चोरी कर लो। यस, जितनी बड़ी चोरी करोगे उतनी तुम्हारी भी बचत होगी, उतनी हमारी भी बचत होगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके सर हयात मलिक साहब।